तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं जीएस पेपर 2 को, जहाँ पे इसके जो कीवर्ड आपको सिलेबस में दिए हुए हैं, इसके थ्रू मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आस्क्ड इन यूपीएससी मेंस एग्जाम कि आपको उन कीवर्ड से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, आपको कौन कौन से सोर्सेस फॉलो करने पड़ेंगे जिसके थ्रू आप उस पर्टिकुलर सेक्शन के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि मैं आपको यहाँ पे एक थीम बेस्ड आपकी समझ डेवलप करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूपीएससी एग्जामिनर पेपर को कैसे बनाता है। हर साल कुछ यूनिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को पूछने का तरीका क्या होता है। तो इन सब चीज़ों पे अगर आपने कमांड कर ली, जिस पे एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, मगर उसके बाद आप जब भी किसी न्यूज़पेपर को, किसी किताब को पढ़ोगे तो आपको जो एक अलग पर्सपेक्टिव दिखेगा उस चीज़ को पढ़ने के बाद, वो आपके कॉम्पिटिटर से बहुत ज़्यादा अलग होगा। और उसी चीज़ को हम यहाँ पे अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सेक्शन बाय सेक्शन आप लोगों के साथ में चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। हमने इसके पहले ऑलरेडी बहुत सारे सेक्शंस को डिस्कस कर लिया है। आई होप सो कि आपने वो वीडियो ज़रूर विजिट किए होंगे। इफ़ नॉट, इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद भी आप उस वीडियो को देख सकते हो। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, अगर मैं एक बहुत बड़ी ब्रॉड की टर्म से शुरू करूँ तो वो है फेडरल स्ट्रक्चर। देखो, आप में से हर कोई ये बात जानता है कि लक्ष्मीकांत में फेडरलिज्म वर्सेस यूनिटरी फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत ही इलेबोरेटली बातें की गई हैं, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है या ये जो सेक्शन है जीएस2 पेपर का, ये हमें यूनियन और स्टेट, मतलब कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पे चीज़ें पढ़ के आने के लिए कहता है। यह हमें कहता है कि फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ के आना यूनियन और स्टेट्स की। तो साफ तौर पे हमें यह बताया जा रहा है कि जितने भी इश्यूज और चैलेंजेस फेडरल स्ट्रक्चर में हैं, आपको उसे पढ़ के आना है। दैट्स इट। इसी के साथ यहाँ पे जो लोकल लेवल, जिसे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, जैसे कि पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज, उनमें हमने किन किन पावर्स को डिवॉल्व करा है, फाइनेंसेस को कैसे डिवॉल्यूशन किया है और उसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ये बेसिक आपको कीवर्ड दिए हुए हैं सिलेबस में, ठीक है। अब एक बार के लिए इस कीवर्ड को ध्यान में रख के पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करो, राइट फ्रॉम द 2013 टू 2022। अब आप बोलोगे कि 2023 वाला क्वेश्चन का है, तो वो आपको खुद को देखना है। जैसे कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि इतने साल के पेपर आप मेरे साथ पढ़ो, समझो, और 2023 और 24 25 ये जो पेपर्स होंगे इन फ्यूचर, इनको आप एनालाइज करो बिल्कुल वैसी जैसे हम इसे एनालाइज कर रहे हैं, ताकि आप ये समझ पाओ कि आप चीज को सीखे या नहीं सीखे। तो देखो, आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे सिर्फ इन 3 से 4 कीवर्ड से ही पूछे गए। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं और लेटेस्ट क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? While the national political parties in India favor centralization, the regional parties are in favor of state autonomy. Comment. आप लोगों को पता होगा हमारे देश में 1990s के पहले पर्टिकुलरली जो रीजनल पार्टीज हैं उनका बहुत ज़्यादा दबदबा नहीं हुआ करता था, इसीलिए बहुत बार प्रेसिडेंट रूल भी लगाया जाता था, राइट। आपने 2024 के इलेक्शंस में भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि रीजनल पार्टीज बहुत ज़्यादा उभर के आ रही। जैसे अगर मैं एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल दूं तो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस। अब एक मिनट के लिए इमेजिन करो, एक तरफ मोदी जी खड़े और एक तरफ ममता बनर्जी खड़ी हैं, दीदी ओ दीदी। तो यहाँ पे जो नेशनल पार्टीज हैं, बीट बीजेपी, अगर कांग्रेस होती सत्ता में तो कांग्रेस, एक ही बात है। क्या वो सेंट्रलाइजेशन को प्रिफर करते हैं? हाँ, हर जगह ऐसा ही होता है कि सारी पावर हमारे पास कंसंट्रेटेड होनी चाहिए। वहीं अगर रीजनल पार्टीज को देखें तो वो चाहती है कि स्टेट को ऑटोनॉमी मिलना चाहिए, राइट। अब सिर्फ ये एक एग्जांपल नहीं है, आपको मैं मल्टीपल एग्जांपल दे सकता हूं। आपने रिसेंट में केरला वर्सेस सेंटर के बीच में देखा क्या डिबेट चल रही है, सेंटर पैसे नहीं दे रहा है केरला को, राइट।
हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सही कौन है और गलत कौन है, हम ये बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में क्या टसल चल रही है, और वो क्यों चल रही है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन की तरफ ले जाना चाहता है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, वहीं रीजनल पार्टीज स्टेट ऑटोनॉमी को फेवर करती हैं, राइट। तो क्या ये क्वेश्चन फेडरलिज्म का बन जाता है? हाँ। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, और मैंने आपको उससे करंट अफेयर्स रिलेट करके भी बताया, जो अभी करंट सिनारियो चल रहा है, ठीक है। अगला देखो 2020 में क्या क्वेश्चन पूछा था। ये जो क्वेश्चन है ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन या लोकल लेवल गवर्नमेंट की बात करेगा। अब यहां पे ये पंचायती राज की बात कर रहा है या अर्बन लोकल बॉडीज की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपको ये समझ में आएगा कि ये जनरलाइज्ड क्वेश्चन है जो लोकल लेवल गवर्नमेंट की बात कर रहा है, मतलब दोनों की, किसी भी एक स्पेसिफिक पंचायती राज या अर्बन लोकल बॉडीज की बात नहीं कर रहा, दोनों की एक साथ बात कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि जो स्ट्रेंथ और सस्टेनेंस है लोकल इंस्टीट्यूशंस का भारत में, वो शिफ्ट हुआ है उनके फॉर्मेटिव फेज से, मतलब जब वो फॉर्म किए गए थे उस टाइम उनके फंक्शंस हुआ करते थे फेज ऑफ फंक्शंस, फंक्शनरीज एंड फंड। मगर आज कंटेम्प्रेरी स्टेज में फंक्शनैलिटी पे बात की जाती है कि वो कितने फंक्शनल हैं, उनको जो दायित्व दिया गया वो कितने अच्छे से निभा पा रहे हैं। तो अब वो ये बोल रहा है कि क्रिटिकल चैलेंज बताओ जो लोकल इंस्टीट्यूशन फेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शनलिटी इन रिसेंट टाइम्स। क्वेश्चन दिखने में हो सकता है बड़ा लग रहा हो, टफ लग रहा हो, क्योंकि ऐसे कीवर्ड लगा दिए, यूपीएससी मेंस में ये करता है, मगर इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको लिखना तो सिर्फ ये आखिरी लाइन पे ही अपना आंसर है। क्रिटिकल चैलेंजेस लिखना है लोकल इंस्टीट्यूशंस के इन देयर फंक्शनैलिटी, जो बिल्कुल बेसिक होते हैं। अगर एक सीरियस एस्पिरेंट है तो उसे पता होता है कि वहाँ पे स्किल की कमी है, वहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है, उनके पास इफिशिएंट टैक्सेशन की पावर नहीं दी हुई है जिससे वो खुद का रेवेन्यू कलेक्ट करके खुद खर्च कर पाए, फिस्कल डिवोल्यूशन नहीं किया जाता है, उनको पैसे नहीं दिए जाते हैं उनके हक के। सेंटर और स्टेट की बात करें, स्पेसिफिकली स्टेट, तो स्टेट बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है उनके कामों में, जो सब्जेक्ट्स उन्हें दे दिए गए हैं उसमें भी कोशिश करता है कि उसका हस्तक्षेप हो। ट्रांसपेरेंसी बहुत कम रहती है यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट काम करती है, करप्शन इसलिए बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, जिस चीज़ के लिए इन लोकल लेवल गवर्नमेंट को बनाया गया था वो है सिटीजन पार्टिसिपेशन, तो वो भी यहाँ पे बेहतर तरीके से देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आपको मैं कुछ टर्म्स दे दूं जैसे ट्रांसपेरेंसी, जैसे अकाउंटेबिलिटी, जैसे गवर्नेंस, जैसे मॉनिटरिंग, जैसे स्किल कैपेसिटी, जैसे एक्सक्लूजन इंक्लूजन, जैसे करप्शन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इतनी टर्म्स पे आप इतने पॉइंट जनरेट कर सकते हो इस क्वेश्चन में कि आपका कॉम्पिटिटर उसके 1/4 पॉइंट भी नहीं जनरेट कर पाएगा, बशर्ते आप एक खुले दिमाग से चीज़ों को पढ़ते हो। अब आज के बाद आप जब भी लोकल लेवल गवर्नमेंट को पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा और याद रहना चाहिए कि मैंने ऐसा क्वेश्चन कन्फ्रंट किया था और ऐसे क्वेश्चन की तैयारी ऐसे की जाती, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यहां पे क्वेश्चन किस पे पूछ रहा है, फिर से वो पूछ रहा है सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को शोकेस करता है क्या? यहां पे क्या पूछा था उसने कि नेशनल पार्टी सेंट्रलाइजेशन को फेवर करती है क्या, और यहां पे वो बोल रहा है अब संविधान ही सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को रखता है क्या हमारे देश में। जैसे ही इस चीज को कोई पढ़ता है स्टूडेंट, उसके दिमाग में पता है एक चीज आनी चाहिए कि हाँ यार, इमरजेंसी में जो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है हमारा संविधान सेंट्रलाइजेशन की बात करता है, तो हाँ कुछ केसेस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को एग्जिबिट करता है टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये बात बिल्कुल ठीक है ना। वो ऐसा तो बोल नहीं रहा है कि हर सिचुएशन में, राइट, वो कुछ सिचुएशन की बात कर रहा है। तो अब इस रिस्पेक्ट में वो ये पूछ रहा है कि इस चीज को साबित करो या प्रूफ करो या अपने व्यू पॉइंट बताओ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड रिसेंटली पास्ड फार्म एक्ट। जब वो 3 फार्म बिल पास किए गए थे ना गवर्नमेंट के द्वारा, उस पर ये बात कर रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये स्पेसिफिकली करंट अफेयर से डील करता है। आपको मैं अभी ये पढ़ाऊंगा इसका कोई सेंस नहीं, क्योंकि कोविड पेंडेमिक खत्म हो चुका है। अब ना एपिडेमिक डिजीज एक्ट का मतलब है, ना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का मतलब है, और ना फार्म एक्ट का मतलब है। ये भी रिपील कर चुके हैं सरकार। मगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हाउ फार डू यू थिंक कोऑपरेशन, कॉम्पिटिशन एंड कन्फ्रंटेशन हैव शेप्ड द नेचर ऑफ फेडरेशन। बेसिकली फेडरेशन के कुछ की टर्म्स होते हैं जिसके अंतर्गत हम फेडरल कैरेक्टर को, फेडरलिज्म को पढ़ते हैं। जैसे एक होता है क्वासी फेडरल, एक होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एक होता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, एक होता है फिस्कल फेडरलिज्म, एक होता है असिमेट्रिक फेडरलिज्म। बस इसी पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब वो ये पूछ रहा है कि कोऑपरेशन, कंपटीशन और कन्फ्रंटेशन मतलब टसल सेंटर स्टेट में, इन तीनों को एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल के थ्रू। बेसिक चीज है, फेडरलिज्म में यही तो पढ़ते हैं, इसी पे क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन। वुमेन लोकल गवर्नमेंट, अब यहां पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे क्वेश्चन पूछ रहा है मगर वुमेन के रिस्पेक्ट में। और क्या पूछ रहा है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट जो है फॉर वुमेन इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसका लिमिटेड इंपैक्ट हुआ है पैट्रियार्कल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस। पंचायत वेब सीरीज सबने देखी, प्रधानपति सबको पता है, बस उसी पे क्वेश्चन पूछा है उसने 2019 का, वो आपको बताना है। क्लियर? तो वापस से आप भटक मत जाना, हम यहाँ पे किन किन चीजों की बात कर रहे हैं। एक तो फेडरल स्ट्रक्चर की, उसी पे क्वेश्चन हमने देखा। यूनियन और स्टेट की, उसी पे हमने क्वेश्चन देखा, उनकी टसल के बारे में, उनके कोऑपरेशन के बारे में, उनके कन्फ्रंटेशन के बारे में, उनके कंपटीशन के बारे में, फंक्शंस के बारे में, इस पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और फिर हम बात कर रहे हैं लोकल लेवल की, क्या चैलेंजेस हैं, क्या पावर की चैलेंजेस हैं, क्या फाइनेंसेस के चैलेंजेस हैं, बस इसी पे लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो गिनती के 4 से 5 कीवर्ड हैं इस सेक्शन में, उसी तर्ज पे आपको पढ़ना है और उतना ही पढ़ना है, पूरी दुनिया नहीं पढ़नी है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी कौन सा देखा था, ये वाला देखा था, राइट। देखो, असेस द इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायत सिस्टम इन इंडिया एज पार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट्स, व्हाट सोर्सेज द पंचायत कैन लुक आउट फॉर फाइनेंसिंग द डेवलपमेंट। अभी हमने देखा कि फाइनेंसेस की कमी है उनके पास, खुद का टैक्स का पैसा लगा के वो खुद को सुचारू रूप से चला नहीं पा रहे। वही क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने कि पंचायत सिस्टम जो है भारत में, लोकल गवर्नमेंट जिसके थ्रू हम ला रहे हैं, वो गवर्नमेंट ग्रांट से पूरी तरीके से निर्भर है, राइट। तो अब ऐसे कुछ सोर्सेज बताओ जहां से पंचायत खुद के फाइनेंसेस को इनिशिएट कर सकता है या लुकआउट कर सकता है, देख सकता है, जिसके थ्रू वो अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को चला पाए, इनिशिएट कर पाए। ये क्वेश्चन पूछा है। क्लियर? अगला देखो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है भारत में, वो कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। इसको क्रिटिकली एग्जामिन करो, मतलब आपको अच्छे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, नहीं नहीं हुआ है, ये देखो ये अच्छे एग्जाम्पल है, और अपने व्यू पॉइंट बताने पड़ेंगे टू इंप्रूव द सिचुएशन। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, पहले आप बताओ कि हाँ कुछ चैलेंजेस हैं बट वी हैव डन दिस दिस एंड दिस, बस। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पढ़ते हुए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। और चिंता मत करो, मैं आपको ये भी बताऊंगा अभी कि इन चीजों को कैसे क्रैक किया जाता है। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको एक ही साथ बता दूंगा, एक साथ आपको एक ऐसे नोट्स, ऐसे माइंड मैप्स में प्रोवाइड कर दूंगा जिसके थ्रू आप हर क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कर लोगे। चलो पहले तो आगे चलते हैं। फिर यहां पे बात चल रही है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में एंड द एनोमलीज विद रिस्पेक्ट टू इट। अब बेसिकली ये जो पूरा किस्सा है, ये जो पूरा क्वेश्चन है, ये दिल्ली पे बेस्ड है। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन को आपको पहले से रट के जाना है। ये आज भी टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट बना हुआ है और ये भी मैं आपको अभी कुछ देर में दिखाऊंगा। ठीक है, कि इस डायरेक्ट क्वेश्चन का कैसे आंसर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, आर्टिकल 370 पे क्या बोल रहा है कि ये टेम्पररी प्रोविजन था विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। टेम्पररी, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बताओ इस प्रोविजन के इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी। आर्टिकल 370 पे क्वेश्चन है। आपको अगर इसकी कहानी पता होती, आपको अगर पता होता कि इसका एब्रोगेशन किस तरीके से किया गया है, आप इस क्वेश्चन को लिख पाते। इसका भी मैं आपको आंसर बताऊंगा कैसे लिखा जाता है, कैसे इन टॉपिक्स को प्रिपेयर किया जाता है। ये टॉपिक एग्जाम में जाने से पहले आपके प्रिपेयर होने चाहिए क्योंकि करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं। ठीक है, और स्टैटिक तो आप पढ़ते हो तो उसके नोट्स बने ही रहते हैं। इस तरीके से होती है यूपीएससी की प्रिपरेशन। अब यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पूछा है कि इसने कैसे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को ले डाउन किया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे वापस से वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में पूछ रहा है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंक्रीज हो रहा है।
रिसेंट ईयर्स में। फिर वो बोल रहा है इसके ड्रॉबैक बताओ जो भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में है, देखने को हमें मिलते हैं फेडरलिज्म के। क्लियर। इसके बाद में फिर से यहाँ पे पंचायत और समिति इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। वो क्या बोल रहा है कि वेल एजुकेटेड और ऑर्गेनाइज नहीं है लोकल लेवल गवर्नमेंट सिस्टम। तो पंचायत और समिति जो है दे हैव रिमेन मेनली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ गवर्नेंस। वो सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे ही काम कर रहे हैं, गवर्नेंस का इंस्ट्रूमेंट नहीं बन पाए जो चेंज को ला पाए, राइट, जो चेंज को ला पाए। ठीक है, और ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे फेडरल प्रिंसिपल इज डोमिनेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट प्रिंसिपल इज वन ऑफ इट्स बेसिक फीचर, बट इट इज इक्वली ट्रू दैट फेडरलिज्म अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लीन्स इन फेवर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। आपको क्या देखने में मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग सेंटर पे यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया, और फिर से आपको वही क्वेश्चन कन्फ्रंट करने को मिल रहा है। वो यही क्वेश्चन दोहरा रहा है कि भारत का जो फेडरलिज्म है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो लीन करता है इन फेवर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। सेम क्वेश्चन है, राइट। तो उसी तरीके से आपको जवाब देना है। और ऊपर जाओगे तो यहाँ पे देखो वाटर डिस्प्यूट, सिंपल है, हमारे यहाँ पे इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट चलते रहते हैं। हाँ, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है इसको रिजॉल्व करने के लिए, ये आपसे पूछ लिया। अब दो स्टेट के बारे में पूछ लिया है ना, तो सिंपली या तो आपको सेंटर स्टेट के बारे में पूछ रहा है, स्टेट के बारे में पूछ रहा है, सेंटर कैसे सेंट्रलाइजेशन की कोशिश करता रहता है इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, लोकल लेवल गवर्नमेंट की फाइनेंसेस को लेके, गवर्नेंस को लेके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब आप खुद सोच के देखो कि अगर आपको इतने क्वेश्चन से इतने कीवर्ड मिल गए, 4 से 5, बिल्कुल 5 कीवर्ड, तो क्या आप उसे प्रिपेयर नहीं कर सकते उस तरीके से कि हाँ यार लोकल सेल गवर्नमेंट को बीच में लिख लेता हूँ, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनके क्या क्या सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं, एक बार पूरा चार्ट बना के बैठ जाओ, बस आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इन टॉपिक्स को पहले से प्रिपेयर किया कैसे जाता है सॉल्यूशन की तरफ। अभी तक तो मैं बता रहा था आपको कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और आपको कैसे पढ़ाई करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने कैसे पढ़ाई की हुई है। तो अगर आप इसका यूज लेना चाहते हो, मेरी हेल्प लेना चाहते हो, मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, तो आप भी उस तरीके से पढ़ सकते हो। जैसे वाटर डिस्प्यूट से, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट से हम लोग शुरू करते हैं हमारी कहानी को। तो देखो, इन टॉपिक्स को पढ़ने का ना तरीका होता है। जैसे एक टॉपिक होता है इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट। आपको पता है हमारी बहुत सारी स्टेट्स में, आई मीन टू से बिटवीन स्टेट्स, ऐसे बहुत से रीजन्स हैं जहां पे टसल चल रही है, तो आपको इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में पढ़ना चाहिए। खैर, अभी तो मैं स्टिक करूंगा जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो है इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट पे, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नदी पे डिस्प्यूट चल रहा है और वो कौन कौन सी स्टेट्स के बीच में चल रहा है। पहले तो ये पता होना चाहिए, तभी तो उसका आंसर लिख पाओगे, क्योंकि एग्जाम्पल देना पड़ेगा ना कि हाँ इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक बहुत ही प्रोमिनेंट चैलेंज है हमारे भारत में। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ मेजर नदियों पे ये स्टेट जो है वो लड़ रही हैं आपस में। ठीक है, पहले तो आप ये बताओगे तो वो समझ जाएगा एग्जामिनर कि यार एस्पिरेंट तो समझदार है। उसके बाद आप बताओगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जहां पे आप ये बताओगे कि यूनियन लिस्ट में क्या क्या दायित्व दिए गए हैं, स्टेट लिस्ट में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। फिर आप संविधान के आर्टिकल 262 को कोट करोगे, जहां पे अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है इंटरस्टेट रिवर पे तो उसे कैसे एडजुडिकेट किया जाएगा, किसके पास ये ताकत होगी, और जिसके पास ये ताकत है उसने क्या क्या आज तक किया है, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर आपको बताना पड़ेगा कि ये जो डिस्प्यूट होते हैं इंटरस्टेट वाटर, इसको रिजॉल्व कर पाने में क्या चैलेंजेस आते हैं, और फाइनली हमने किस तरीके से इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की है थ्रू इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। तो आपसे ट्रिब्यूनल पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। हमने ऑलरेडी प्रिपेयर किया भी हुआ आंसर, देखो आप सामने आपके। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई। उसके बाद आपको लेके चलता हूं आर्टिकल 370 पे, जो एक बहुत ही यूनिक चीज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो देखो, अब अगर आर्टिकल 370 पे आपको किसी भी प्री या मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको नहीं लगता कि आपको पहले बेसिक नॉलेज गेन करनी पड़ेगी कि यार हिस्ट्री कैसी थी, मतलब हिस्ट्री में ये जो महाराजा हरि सिंह थे, हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी थे और लॉर्ड माउंटबेटन थे, इन तीनों के बीच में क्या खिचड़ी पकी, उस समय जब शेख अब्दुल्ला थे उसका सपोर्ट क्यों नेहरू जी ने मांगा, क्यों ये जो आर्टिकल 370 है ये विवादों में आया विद रिस्पेक्ट टू जिन्ना, पाश्तून ट्राइब ने किस तरीके से अटैक किया। ये सारी चीजें जब तक आपको नहीं पता होगी, जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि हम यूनाइटेड नेशन में इस मुद्दे को लेके गए क्यों और ये हमारी गलती क्यों मानी जाती है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा
तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि आर्टिकल 370 को लाने की क्या ज़रूरत पड़ी एकदम से, और हरि सिंह क्यों इस सब चीज़ों पे राज़ी हो गए। आखिरी में आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 को क्यों लाया गया, जहाँ पे कुछ मेजर सब्जेक्ट्स को एप्लीकेबल किया गया जम्मू एंड कश्मीर में टिल 2019, क्योंकि आर्टिकल 370 लाने में टाइम लग रहा था। फिर आपको ये पता करना पड़ेगा कि किस तरीके से आर्टिकल 370 को इन्वोक किया गया। आर्टिकल 35A को आपको पता करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन कौन से आर्टिकल हैं जिनकी मदद से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया जा सका, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल और भूमिका प्ले करता है आर्टिकल 367, जिसके बारे में बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं। आर्टिकल 367 के बिना इस पूरे चीज को कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तो एक बार अगर आपने इन चीजों को इस तरीके से पढ़ लिया तो आप दुनिया के किसी भी क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 370 सॉल्व करने के लिए सक्षम बन जाते हो, और वही हमने किया। इसके बाद में जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे, राइट। तो ये जो पूरा टॉपिक है ये है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और सेंटर के बीच में, दोनों के बीच में चल रही है पावर टसल, और इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे। क्लियर। अब 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब पास हुआ, इसमें दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर बनाया गया, मगर रिसेंट 2023 में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023 ला के सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इसमें रूलिंग दे दी है कि दिल्ली गवर्नमेंट हैज कंट्रोल ओवर सर्विसेज, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया था इस नाम से, जहां पर उन्होंने सर्विसेज को एक्सक्लूड कर दिया था, और यहां से ये टसल चालू हुई थी। तो ये जो पूरा टॉपिक है, वैसे तो मुझे क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी इस टॉपिक को समझाने के लिए, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, मगर मैं आपको जो नए स्टूडेंट्स हैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि इन टॉपिक्स को आंसर लिखने के लिए आपको पहले इसकी कहानी पता होनी चाहिए, और कहानी अगर एक ऐसे हंसी मजाक के फॉर्मेट में आपको पता चले तो आपको हमेशा याद रहती है। ठीक है, तो कोशिश करा करो कि जब भी आप किसी ऐसे टॉपिक से डील कर रहे हो जो बहुत टफ है, जिसको याद रख पाना बहुत टफ है, उसमें आप चीजें भूलोगे, तो उसको इस तरीके से हंसी मजाक की भाषा में आप याद रख लो। तो बस आपका अगर ये टॉपिक इस तरीके से प्रिपेयर है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जैसा कि हमने किया भी हुआ है। ठीक, क्लियर। इसके बाद में देखो पंचायती राज मतलब कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज मतलब म्यूनिसिपैलिटीज पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो एक तो होता है पहले बेसिक, कि आपको सब पता हो कि वैदिक पीरियड में, मॉडर्न पीरियड में, गुप्ता पीरियड में मतलब कैसे इवोल्यूशन हुआ हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट फिर आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, कि हमने कैसे किया उसको इवॉल्व, जहां पे फिर अलग अलग कमिटीज और उनकी रिकमेंडेशन। ये बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, ये मेंस के क्वेश्चन में आपको सिर्फ कोट करना पड़ेगा, तो आना तो आपको चाहिए, और प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जहां पे आपसे पंचायती राज के सैलिएंट फीचर्स के बारे में पूछा जाएगा। जैसे हमने पढ़ा था ना अभी वुमेन के बारे में, जैसे SC/ST के बारे में पूछा जाता है, आपसे इस 3 टियर स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है। कौन सा 3 टियर? सेंटर, स्टेट और पंचायती राज नहीं, इनका 3 टियर। पंचायती राज का भी 3 टियर सिस्टम है, एट विलेज लेवल, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये आपसे पूछा जाता है। आपसे कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, कौन से इनिशिएटिव्स पंचायती राज में लिए गए, जैसे टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे, ऑडिट के बिहाफ पे, जिससे हम इनका गवर्नेंस पैटर्न इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। बस अगर आपको इतनी बातें पता है तो जितने भी क्वेश्चन अभी आपने देखे वो आप सॉल्व कर सकते हो, अगेन जैसा हमने किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को पढ़ रहे हो तो भले ही वो पंचायती राज हो, भले ही वो म्यूनिसिपैलिटीज हो, आप उन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, डेट आई कैन अश्योर यू। बस आपकी जो तैयारी है वो पहले से ऐसी होनी चाहिए, और न कि एग्जाम में बैठने के बाद। अब जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम लोग कैसे करते हैं, ये एक जैसे आर्टिकल आया, हैविंग पंचायत एज सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, ये वही क्वेश्चन है जो अभी आपने देखा था, राइट। ये 2024 का आर्टिकल है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पे क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर कर लिया जाए, राइट। तो हमने इस पे एक आंसर प्रिपेयर कर लिया कि पंचायती राज में क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल है पंचायती राज का। ये हमारा एक आंसर प्रिपेयर हो गया विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल। यहाँ पे हमने कुछ डाटा प्रिपेयर कर लिया कि कितनी ग्रांट लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये फैक्चुअल पॉइंट है, जो क्वेश्चन अभी आपने देखे उसमें आपको ये फैक्चुअल पॉइंट कोट करने पड़ेंगे, ये न्यूज़पेपर से निकाले गए। तो इस तरीके से करंट का मिश्रण करके बेसिक और स्टैटिक पोर्शन में एक बहुत ही बेहतरीन आंसर बनाया जाता है। बस इतनी सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को मैं बहुत सारी चीजें
समझा पा रहा हूं। अब जैसे आखिरी टॉपिक अगर मैं लूं तो वो टॉपिक है फेडरलिज्म का, ठीक है। अब इस टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करना है मेंस के लिए जिससे आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो पहले तो देखो बेसिक चीजें पढ़ो कि फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म के क्या की फीचर्स होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये बेसिक चीजें, ठीक है। फिर ये पढ़ो जो बार बार आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे संविधान में ऐसी कौन कौन सी चीजें दी गई हैं जो सेंटर को स्ट्रांग बनाती है, ठीक है, ये पढ़ो। फिर आपको अलग अलग तरीके के फेडरलिज्म के बारे में पढ़ना चाहिए, जैसे असिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या होता है इसके बारे में पढ़ो। आप पढ़ो कि कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ऐसे नहीं चलेगा कि रट रहे। आपको यहां पे अगर मैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के 1 मिनट में खड़ा करके पूछूं कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताओ, तो आपको तुरंत लेते हुए आना चाहिए 7 शेड्यूल, आर्टिकल 261, 312, 262, जब जाके माना जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन सुचारू रूप से चल रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फिस्कल फेडरलिज्म में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फिनांस कमीशन को मुझे मेंशन करना है, आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को मुझे मेंशन करना है, आपको पता होना चाहिए कि मुझे सेस और सरचार्ज को मेंशन करना है। ये बेसिक चीज है। अगर आप इनमें लैक कर रहे हो दैट मीन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू गिव दिस पर्टिकुलर एग्जाम, ठीक है। तो बस इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो फेडरलिज्म के कितने भी क्वेश्चन आ जाए आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द मॉडल आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस। और इन पॉइंट्स को आप फेडरलिज्म के, अगर फिस्कल फेडरलिज्म का क्वेश्चन आता है, इन पॉइंट को हर क्वेश्चन में आप इंप्लाई कर सकते हो। दीज पॉइंट्स आर नॉट पर्टिकुलर फॉर सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये जनरलाइज्ड पॉइंट लिखे जाते हैं नोट्स में, इनको आप हर क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। बस यही हमारी कोशिश भी रहती है। तो उम्मीद करूंगा कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही रिलीजियसली डिकोड कर पाया। इफ यस, डू मेंशन द चैट सेक्शन कि आपको एनालिसिस कैसा लगा। एंड इफ यू नीड द हेल्प ऑफ मी, you can join the 2 courses, that is Indian economy and current affairs, where we do a lot of hard work like this, जिससे आपकी प्री और मेंस की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा एज आपको अपने कंप्यूटर से मिल जाएगी। That's it from my side for this particular topic. We'll meet you soon. Till then, keep shining. Have a good day.